कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई की क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जो लूसेंट सीरीज चल रही थी उसमें एंशियंट हिस्ट्री चल रही थी। उसके महत्वपूर्ण टॉपिक हम एक एक करके करा रहे थे। मगध राज्य का उत्कर्ष कराया था, उसके बाद उसके संस्थापक बताए थे। इसके आगे कुछ छोटे छोटे और राज्यों जैसे दक्षिण भारत के राज्य हो गए, सीमावर्ती राज्य हो गए, उनसे प्रश्न पूछता है। तो उनसे सिर्फ प्रश्न ये पूछता है इसके संस्थापक क्या थे, कौन थे, और अंतिम प्रथम संस्थापक कौन थे और अंतिम शासक इसका कौन था। ये हो गया, ये बताया जाएगा। और उन्हीं के बीच अगर कोई भी महत्वपूर्ण, जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया गया, वो किसने बनवाया, तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए अब जल्दी करवाएंगे क्योंकि अब समय नहीं रहा। लगभग 20 दिन, क्या 17 दिन मान लीजिए शेष रह गए हैं, क्योंकि पेपर 23 तारीख से आपका शुरू ही है। तो लुसेंट महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी आपकी जीएस पेपर में, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, या आपकी साइंस हो, देख लेना सभी में। ठीक, तो हम क्या करें, पहले कल जो कराया था उसका रिवीजन करें, उसके बाद नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो हमने बताया था मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। इसका एक सेनापति था पुष्यमित्र सिंह, उसने इसकी हत्या कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो उस समय शुंग वंश की राजधानी क्या थी, विदिशा थी। इस विदिशा फिर है, पुष्यमित्र शुंग ने क्या है, इंडो यूनानी शासक जो था मिनांडर, उसको युद्ध में पराजित कर दिया था। पुष्यमित्र सिंह ने इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पराजित कर दिया था। मिनांडर से प्रश्न ये पूछा जाता है, मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर किस पुस्तक में है, तो मिलिंद पन्हों में है। किसमें है, मिलिंद पन्हों में, याद रखिएगा। फिर है, पुष्यमित्र शुंग ने भारत स्तूप का निर्माण करवाया था। किसका, भारत स्तूप का निर्माण कराया था। उसके बाद शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था। कौन था, देवभूति। और संस्थापक शुंग वंश का कौन था, पुष्यमित्र शुंग था। क्लियर। फिर इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी। इसने, वासुदेव ने कर दी। और वासुदेव ने मृत्यु, इसकी हत्या करने के बाद कर्ण वंश की नींव रख दी। कर्ण वंश की नींव रख दी। फिर कर्ण वंश का तो संस्थापक वासुदेव हो गया। इसका अंतिम शासक कौन हुआ, या अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। सुशर्मा हुआ। तो सुशर्मा ने क्या किया था, सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर दी। सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर दी और इस पे जो कर्ण वंश चल रहा था उसके बाद सातवाहन वंश की नींव रख दी। उस समय सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। और इसके बाद क्या हुआ, इसके सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे, सिमुक था, सातकर्णी था, गौतमी पुत्र सातकर्णी था, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी था, यज्ञश्री था। ये महत्वपूर्ण शासक थे सातवाहन वंश के। फिर प्रसिद्ध साहित्यकार दो महत्वपूर्ण साहित्य सातवाहन काल में या वंश के, हाल ने गाथा सप्तक लिखा था और गुणाढ़ ने बृहद कथा पुस्तक लिखी थी। ठीक, सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन शुरू किया था। फिर ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की प्रथा भी शुरू की थी सातवाहन वंश में। और यहाँ की भाषा प्राकृत थी और लिपि, मतलब लिखाई किसमें होती थी, ब्राह्मी लिपि में होती थी। फिर बताएंगे मात्र सत्तात्मक था और स्थापत्य कृतियां थी, कार्ले का चित्र था, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं थी। फिर भारत के यवन राज्य कौन, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी, हिंद यूनानी पहले आए, फिर शक आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए। अब इसमें क्या हुआ कि बैक्टीरिया के शासक एक डेमेट्रियस था, इसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने तो किया था, लेकिन सबसे पहले डेमेट्रियस जो बैक्टीरिया का शासक था उसने भारत पर 190 ईस्वी में आक्रमण किया था। अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध, इस पर उसने अपना अधिकार क्षेत्र जमा लिया था। और इसकी राजधानी क्या थी, शाकल थी। क्या थी, शाकल थी। विख्यात मिनांडर, मिनांडर की राजधानी भी शाकल थी। इसे नागसेन या नागार्जुन से इसने दीक्षा ली मिनांडर ने। ठीक, भारत में हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के चलाने की शुरुआत की। ठीक, अब बात करेंगे जो इसके आगे, जैसे अब ये हो गया हिंद यूनानियों का, शक का बताएंगे, पहले का, कुषाण का। ये बताने के बाद आपका एंशियंट लगभग कंप्लीट हो जाए। ठीक, हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, भारत के यवन राज्य चल रहा था। कौन कौन से भारत के यवन राज्य, उसमें सबसे पहले हिंद यूनानी आया था, फिर शक आए थे, शक, फिर पहले, फिर कुषाण आए थे। इस प्रकार से उनका क्रम था आने का। तो हमने कल क्या करा था, हिंद यूनानी कंप्लीट करा देते, उसके बाद आज शक कराएंगे, फिर पहले कराएंगे, फिर कुषाण कराएंगे। ठीक, सबसे पहले हिंद आए यूनानी, फिर शक आए, फिर पहलवा, कुषाण आए। तो दोस्तों, आज हम पहले क्या करेंगे, बात शकों की करेंगे। ठीक, क्या था, शकों को मध्य एशिया के निवासी माना गया। शकों को मध्य एशिया के निवासी माना गया। और जो शक थे
वो चारागाह की खोज में कहाँ है, मध्य एशिया में, और उन्होंने भारत की खोज की। ठीक, जब चारागाह की खोज में क्या है, भारत आ गए थे। ठीक, फिर क्या है, 58 ईसा पूर्व में क्या हुआ, उज्जैन के एक स्थानीय राजा था, उसने शकों को हरा दिया, और शकों को हराने के उपरांत उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उसी समय से विक्रमादित्य की उपाधि इतनी प्रसिद्धि हो गई कि लगभग भारत में 14 विक्रमादित्य हुए। कितने विक्रमादित्य? 14 हुए। ठीक, सबसे फेमस जो विक्रमादित्य है वो 6ठे नंबर का विक्रमादित्य है। ठीक, तो विक्रमादित्य की उपाधि इसने स्थानीय राजा ने शकों को हराने के उपलक्ष्य में धारण की, और 58 ईसा पूर्व में इसने विक्रम संवत को स्टार्ट कर दिया, विक्रम संवत की शुरुआत कर दी। ठीक, शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था या राजा कौन था? रुद्रदामन फर्स्ट था। कौन था? रुद्रदामन फर्स्ट था। इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। क्या करवाया था? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रुद्रदामन ने, फर्स्ट ने या प्रथम ने। ठीक, फिर रुद्रदामन ऐसा शासक था जिसे संस्कृत से बहुत ज़्यादा प्रेम था, और इसीलिए इसने अपना संस्कृत में सबसे लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख स्थापित करवाया था। ठीक, इसने, रुद्रदामन ने। तो इस प्रकार से ये शक से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो इन्हीं में से फंस जाएगा। जैसे मध्य एशिया के निवासी माने गए इनको शकों को चारागाह की खोज में आ गए थे। फिर क्या, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को हराया, शक संवत शुरू किया 58 ईसा पूर्व में। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। रुद्रदामन संस्कृत का प्रेमी था, इसलिए इसने अपना गिरनार अभिलेख संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख स्थापित करवाया। अब बात करें कुषाण शासकों की। कुषाण शासकों का संस्थापक का से याद रखेंगे, कुजुल कड़फिसिस। का से कुषाण, का से कुजुल, का से कड़फिसिस। तो कुजुल कड़फिसिस था। अब इसका सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। ठीक, कुषाण वंश का यहाँ भी कनिष्क आ गया, याद रखना, का से कनिष्क, का से कुषाण। कनिष्क था, इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। क्या थी? पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी भी एक बार पूछा गया था, इसकी द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। ठीक, 78 ईसा पूर्व में शक संवतों की शुरुआत किसने की थी? राजा कनिष्क ने की थी। और चौथी, बौद्ध संगीत भी किसके काल में हुई? कनिष्क के काल में हुई। ठीक, कनिष्क का राजवेद आयुर्वेद का एक वो था, उसका नाम चरक था। क्या नाम? चरक था आयुर्वेद। अब उसने एक चरक संहिता पुस्तक लिखी थी। क्या क्या लिखा था? चरक संहिता लिखी थी। और यहीं पर एक वसुमित्र भी थे काल में, उन्होंने महाविभास लिखा था। ठीक, तो चरक की चरक संहिता, वसुमित्र की महाविभास। क्लियर। अब बात कर रहे हैं भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि एक पुस्तक है माध्यमिक सूत्र। ठीक, तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को, इनकी पुस्तक है माध्यमिक सूत्र। फिर क्या है, मथुरा शैली और गांधार शैली का विकास किसमें हुआ? इसी के काल में हुआ। किसके? कनिष्क के काल में ही। ठीक, फिर अब कुषाण वंश का अंतिम शासक पूछा जाएगा तो वासुदेव था। कौन था? वासुदेव था। अब कनिष्क जो था या कुषाणों के शासन में रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले को सबसे प्रसिद्ध कौन था? वो कुषाण वंशी था। कौन था? कुषाण वंश। फिर बात करते हैं अब गुप्त साम्राज्य की। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था, उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। और घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अब देखिए, इसमें गुप्त साम्राज्य में सबसे महान राजा कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसकी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त हुआ। कौन हुआ? समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि इसने उत्तर के 9 और दक्षिण के 12 प्रांतों को जीतने के बाद इसको नेपोलियन, भारत का नेपोलियन घोषित कर दिया गया था। ठीक, फिर इसके दरबारी कवि कौन थे? समुद्रगुप्त के हरिसेन था। ठीक, कौन था? हरिसेन। और समुद्रगुप्त की उपाधि कौन कौन सी थी? अश्वमेधकर्ता थी, विक्रमांक थी। ठीक, तो समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 प्रांतों को जीता था, जिसके कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके दरबारी कवि हरिसेन थे, उपाधि अश्वमेधकर्ता की थी, विक्रमांक की। ठीक, फिर इसे समुद्रगुप्त को कविराज की संज्ञा दी जाती है, कविराज भी कहा जाता है। ठीक, अब समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था, और शकों पर इसने जब विजय प्राप्त की तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलवाए। ठीक, चांदी के सिक्के चलवाए। अब बात करेंगे इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमार गुप्त हुआ। तो इसने, इसको गोविंद गुप्त भी कहते हैं। कुमार गुप्त फर्स्ट या प्रथम या गोविंद गुप्त।
इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, ये बहुत बार पूछा गया। ये अभी इसका जीर्णोद्धार भी हुआ है, मोदी जी ने किया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक, फिर क्या है, अब कुमारगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। इसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। ठीक, तो कुमारगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ, गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। अब हुणों को आक्रमण हुआ था इन्हीं ठीक, इसी के काल में हुणों का आक्रमण भी हुआ, और जो गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त। ठीक, तो फिर से देखिए, गुप्त साम्राज्य का श्रीगुप्त संस्थापक, उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच, लेकिन गुप्त साम्राज्य का महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। इसने आर्यावर्त के 9, दक्षिणावर्त के 12 प्रांतों को जीता, जिसके कारण इसे भारत का नेपोलियन घोषित किया गया। अब इसने दरबारी कवि हरिशरण हुए। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशरण, इनकी उपाधि थी अश्वमेधकर्ता विक्रमांक थी। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। अब समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। किसने? इसने अपने बाबा के नाम पर इसका नाम रखा था, अपने पिता के नाम पर चंद्रगुप्त प्रथम के नाम पर चंद्रगुप्त द्वितीय कर दिया था। फाहियान इसके कार्यकाल में आया था। शकों पर विजय प्राप्त करने के संबंध में इसने चांदी के सिक्के चलवाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय का कौन हुआ? फिर कुमारगुप्त फर्स्ट या गोविंद गुप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। उत्तराधिकारी जो था कुमारगुप्त फर्स्ट का स्कंदगुप्त था। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। हुणों का आक्रमण भी इसी कार्यकाल में हुआ, और गुप्त साम्राज्य का अंतिम जो शासक था विष्णुगुप्त था। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज रिवीजन करवाया। अब थोड़े और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, उनको हम कल कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपका नया विषय शुरू होगा। ठीक, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।